आज दैनिक ट्रिब्यून के यूट्यूब चैनल में हमारे संवाद मंथन कार्यक्रम में आज के मेहमान हैं जयदेव पारी जी। जयदेव जी का पहला परिचय ये है कि वो हरियाणा योग आयोग के चेयरमैन हैं, लेकिन उन्होंने योग को जिया है। वो पतंजलि योग पीठ की अंतर्राष्ट्रीय योग समन्वयक हैं इस समय हैं, और भारत सरकार के जो पाठ्यक्रम निर्धारण समिति है उसके सदस्य हैं। और इसके अलावा वो 200 के आसपास ऐसे शिविर सेना के और एयरफोर्स नेवी के जवानों के लिए लगा चुके हैं। योग को सामान्य जनजीवन में शामिल करना उनका लक्ष्य रहा है, और हरियाणा में पिछले दिनों पाठ्यक्रमों में इसको शामिल करना एक उपलब्धि रही है। सूर्य नमस्कार को और एक अन्य कार्यक्रमों को लेकर के कुछ गिनीज बुक रिकॉर्ड्स हैं, उनकी संख्या करीबन 5 है। तो आज वो हमारे बीच में हैं। अभी योग महोत्सव की बेला चल रही है इस समय। भारत ने नरेंद्र मोदी जी ने उसको घोषित किया है, वन अर्थ वन हेल्थ, और धीरे धीरे जैसे हम 21 जून की तरफ बढ़ रहे हैं, पूरे देश में योग कार्यक्रमों की श्रृंखला जारी रहेगी। तो जयदेव जी, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद अरुण जी। हाँ, तो पहला प्रश्न मैं आपसे यही है कि हरियाणा योग चेयरमैन के नाते हरियाणा की फिजा में योग कितना बदला है और आप क्या उपलब्धियां मानते हैं अपनी? अरुण जी, मैं देखता हूँ कि हरियाणा मूलतः हरि की भूमि है, योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की भूमि है। और योग की बात करें तो योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की रची हुई इस भगवद गीता का आज वो संदर्भ लेकर ही पूरी दुनिया में योग प्रसारित हो रहा है। वो बहुत उसके बाद महर्षि पतंजलि का यदि हम बात करें, वहाँ से चली आ रही ये परंपरा, उसे योग ऋषि स्वामी रामदेव जी ने पूरे विश्व पटल पर स्थापित करने का कार्य किया। आज मैं ये देखता हूँ कि हरियाणा में योग जन जन तक पहुँचा है, और उसमें हरियाणा सरकार की ओर से एक बड़ा पहल ये हुई कि 6500 गाँवों को लक्ष्य लेकर हमने कार्य आरंभ किया, और आज 1000 गाँवों में हमारी योग व्यायाम शालाएँ स्थापित हो गई हैं, और वहाँ पर योग सहायक नियुक्त हो गए हैं। लगभग 50,000 लोग प्रतिदिन इन व्यायामशालाओं के माध्यम से योग कर रहे हैं। आप मूलतः आयुर्वेद के चिकित्सक रहे हैं और योग में अपनी पीएचडी भी की है। तो इन सारे पिछले 25 सालों का आप योग में शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम में आप भाग लेते रहे हैं। आपका दावा है कि करीबन 10 लाख लोगों को आपने अपने थेरेपी, योग और अन्य साधनों से लाभ पहुँचाया। तो ये कैसे संभव हुआ और ये आंकड़ा 10 लाख का कैसे बैठता है? मैंने ये अपनी योग की जो यात्रा है वो परम श्रद्धेय स्वामी रामदेव जी महाराज के पावन सानिध्य में आरंभ की। और आप श्रद्धेय स्वामी जी महाराज का एक क्रेज़ 2005 से लेकर आज तक आप देखे होंगे, उनके कार्यक्रमों में हज़ारों की संख्या में लोगों की उपस्थिति रहती है। और उनके कार्यक्रमों से पहले मुझे अलग अलग स्थानों पर जाने का, शिविरों के माध्यम से लोगों को प्रेरित करने का अवसर प्राप्त हुआ। तो मुझे लगता है ये संख्या भी कम मैं बता रहा हूँ, इससे बड़ी संख्या को योग से जोड़ने का हमने प्रयास किया है और वहाँ तक पहुँचे हैं। लगभग ऐसे 2000 शिविरों की हमने अलग अलग स्थानों पर जी रचना भी की है, और उसका संयोजन संचालन भी किया है। आज के बदलते दौर में आम आदमी के लिए योग के क्या मायने हैं? मैं ये समझता हूँ कि यदि व्यक्ति को स्वस्थ रहना है और प्रसन्न रहना है, आत्मिक सामाजिक दृष्टिकोण से भी, शारीरिक और मानसिक दृष्टिकोण से भी, तो स्वास्थ्य की परिभाषा यदि केवल पैरामीटर यदि ये रखेंगे कि ब्लड सैंपल ठीक आपका आ गया, पैथोलॉजिकल टेस्ट ठीक हैं, तो फिर तो कोई ज़्यादा मायने नहीं है। परंतु यदि आप चाहते हैं कि आपका जीवन पूर्णतः स्वस्थ हो, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक रूप से, तो योग के बिना वो संभव ही नहीं है। सर, आपको कितना लगता है कि जो नया रिजीम देश का आया है उसने योग, आयुर्वेद और इसको काफ़ी प्रोत्साहन दिया, इस राजा आश्रय में योग कितना फला फूला है? ये आप कहना चाह रहे हैं तो मैं इसमें पूर्णतः सहमति अपनी दर्ज करवाऊंगा कि इसमें निश्चित रूप से कई गुना इसमें प्रचार प्रसार हुआ है कि जब देश के वज़ीर और फ़कीर एक ही धुन में चल रहे हों कि योग को आगे बढ़ाना है, तो मैं इस जोड़ी को भी नमन करता हूं। और माननीय प्रधानमंत्री श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के माध्यम से योग आज विश्व पटल पर पहुंचा है। यूएनओ में जो बात 2014 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने की, आज 10 वर्षों की एक पूरी श्रृंखला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हो गई है, और 11वां संस्करण अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आ रहा है। 200 देशों तक ये योग पहुंचा है, कोचेस पहुंचे हैं, यहाँ के ट्रेनर पहुंचे हैं, लोगों ने योग को समझने का प्रयास किया है। पूरी दुनिया से लोग आकर आज
योग सीखने के लिए भारत में आ रहे हैं। तो ये मुझे लगता है कि वो राजाश्रय के माध्यम से ही संभव हो पाया है। देश में आर्थिक असमानताएं भी हैं, गरीबी भी है और जीविकाओं के भी द्वंद्व हैं। अक्सर बाबा रामदेव कहते हैं कि जो रोज रोटी चावल खाएगा वो जल्दी ऊपर जाएगा। तो ऐसे में एक आम आदमी की डाइट क्या होनी चाहिए जो उसकी पहुंच में हो और मतलब जो प्रभाव है इसके नकारात्मकता उससे बचे भी। मेरे को लगता है श्रद्धेय स्वामी जी महाराज का कहना था कि हमें खाना बदल कर, अन्न बदल कर लेना चाहिए और मूलतः यही लक्ष्य है। आज बाजरा की बात करें, जौ की बात करें, मिलेट्स की बात करें, जो अन्नश्री की बात माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे थे, मूलतः वही बात है कि मोटा अनाज खाएं, मिलजुल कर रहें और मिलजुल कर खाएं, मिला जुला खाएं। जो मिलेट्स जिसको हम कह रहे हैं उसकी उत्पादकता पिछले दिनों कम हुई है, तो वो उपलब्धता कम होने की वजह से मांग आपूर्ति का जो असंतुलन पैदा हुआ है वो थोड़ा महंगा भी हुआ है। आज 5 स्टारों में भी लोग की प्राथमिकता मिलेट्स खाने लगे हैं। तो उसकी उपलब्धता का भी प्रश्न है, तो कहीं ना कहीं फसलों पर भी ध्यान दिया जाने की जरूरत है। बिल्कुल निश्चित रूप से। और अन्न से ही व्यक्ति का जीवन बनता है। ये शरीर अन्नमय कोश माना जाता है और अन्न की वजह से ही बहुत सी रोग भी हैं। आज यदि पेस्टिसाइड्स और यदि हम बात करें खाद के कारण ही, केमिकल जो हम डालते हैं फर्टिलाइज़र्स, उसकी वजह से भी रोग बहुत बढ़ रहे हैं। और परंतु मैं एक बार ये भी कहना चाहूँगा, आज भी जौ और बाजरा लोगों की फिर भी पॉकेट के अंदर आता है। और हरियाणा के लोगों का तो एक पूरा क्षेत्र, दक्षिण का क्षेत्र पूरी दुनिया को खिलाता है, तो वहाँ तो मुझे लगता है एक प्रचुरता है, वहाँ कोई संभावना ऐसी की दिक्कत नहीं रहती होगी। और मकई, तो ये पूरी बेल्ट में मकई बहुत खूब होती है और मकई का भोजन, ये सिर्फ इसको मिला जुला खाना चाहिए। आप एक हफ्ते में एक दिन किसी दिन बाजरा ले लें, एक दिन ज्वार ले लें, एक दिन मकई ले लें और इस प्रकार का संतुलन बनाकर खाएं तो रोग कम होंगे। यही मूल भावना है। आप एक आयुर्वेद के जो है प्रशिक्षित चिकित्सक हैं और योग तो आपका मूल विषय ही है। प्राकृतिक चिकित्सा से भी आप उसी तरह जुड़े हुए हैं। मेरा कहने का सवाल, प्रश्न ये है कि हम जैसे जो गौ के 5 अवयव माने जाते हैं, दूध, घी, मक्खन, ये सब अनादिकाल से हम लोग उसकी महत्व जानते हैं। बल्कि एक अंग्रेज लेखक लिखता है कि अकाल और जो गुलामी के दौर में जो है गाय ने जो है हिंदुस्तान को जीवित रखा है। तो लेकिन मेरा कहना कि ये है कि हम कई चीज़ें प्राकृतिक चिकित्सा में प्रयोग करते हैं, जैसे दूध है या और सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो केमिकल्स खेतों में आए हैं उससे प्रभाव से उसका दूध और उसके मक्खन और गौमूत्र वगैरह जो सब चीज़ें वो भी तो प्रभावित हुई होंगी। निश्चित रूप से आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ये जो पंचगव्य और हमारी जो आधारभूत जो तत्व हैं, पंच तत्व हैं, आज वो ही प्रदूषित हो गए हैं। वातावरण ही प्रदूषित है, वायु ही प्रदूषित है, जल प्रदूषित है और इसमें अन्न भी प्रदूषित हुआ ही है। मैं तो एक बात जानता हूँ, हमारे निकट लगते हरियाणा के एक भटिंडा ज़िला है, वहाँ से एक ट्रेन चलती है बीकानेर के लिए, कहा जाता है उसको कैंसर ट्रेन, कि आज इतना पंजाब प्रदूषित हो चुका है, उसका अन्न भोजन इतना प्रदूषित है कि लोग कैंसर से ज़्यादा पीड़ित हो रहे हैं। और आज ऐसा कोई कुटुंब नहीं बचा, बड़ा कुटुंब, जहाँ कैंसर का कोई पेशेंट नहीं है। और इसका मूल कारण व्यवहार, आहार के साथ साथ ये अन्न का प्रदूषण है, ये भूमि का प्रदूषण है। और इसको बचाने का यदि कोई कार्य कर सकता है वो हमारी गौ माता कर सकती है। आज भी गौ के आधारित जो हम भोजन की बात करते हैं वो निश्चित रूप से आज भी सेहत के लिए ज़्यादा उपयोगी है। परंतु जब पानी ही प्रदूषित हो और उसका जो अन्न है गाय का वो भी प्रदूषित होगा, तो मेरे को लगता है ये संभावनाएं भी आने वाले दिनों में क्षीण होती जाएंगी। तो इसी तरह जो जड़ी बूटियां हैं और चीज़ें हमारी वो भी प्रभावित हो रहे हैं उसमें भी। निश्चित रूप से हो रही हैं। तो क्या करना चाहिए फिर, आदमी कैसे? आने वाला समय तो, जैसे मैं इस विषय में भी हमारे आचार्य देवव्रत जी, गुजरात के राज्यपाल महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी, श्रद्धेय स्वामी जी, एक ही बात भाई देवेंद्र जी से भी लगातार इस विषय में चर्चा होती है कि कुदरती खेती, गौ आधारित खेती, प्राकृतिक चिकित्सा और प्राकृतिक खेती, इस पर आना ही पड़ेगा, लौटना पड़ेगा, बैक टू रूट्स। यही मुझे लगता है मूल मंत्र है। सर, अभी ये रील संस्कृति का दौर है देश में और लोगों के व्यवहार में एक आक्रामकता धीरे धीरे विकसित हो रही है। तमाम हम रोड रेज की घटनाएं सुनते हैं, तो इसका क्या समाधान, जो एक आक्रामकता व्यवहार में लोगों की है, क्या समाधान देखते हैं आप इसको? योग उसमें किस तरह भूमिका निभा सकता है? मैं इसको मोटे तौर पर इसको मानसिक जो मेंटल हेल्थ है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो गई है। मानसिक स्वास्थ्य कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह में आ गया है। व्यक्ति तनाव की स्थिति में और बहुत जल्दी बहुत कुछ उपलब्ध करना चाहता है। और दूसरी बात यह है कि परिवार, आज एक ही बच्चा
परिवार में हैं। पहले एक जो जॉइंट फैमिली रहा करती थी, हम एक दूसरे की बात को सम्मान दिया करते थे। आज वो स्थितियाँ नहीं रही हैं और बच्चे को उसकी हर बात को मानने की जो आदत है और किसी ना किसी व्यक्ति के सम्मान ना करने की आदत है, वो कहीं न कहीं जो शिक्षा में कहीं अव्यवस्था आई है, कहीं मूल्यों में, सामाजिक मर्यादा के मूल्यों में जो कमी आई है, उसका ही ये बड़ा प्रभाव मुझे देखने को लगता है। इससे कहीं न कहीं पारिवारिक रिश्ते पिछले दिनों कुछ बड़ी डरा देने वाली भयावह घटनाएँ जो बहुत ही कहते हैं जिस रिश्ते को 7 जन्म का रिश्ता कहा जाता था और बहुत तरह के समाचार इसको लेकर के आते हैं। पिछले दिनों एक कोर्ट ने भी कहा कि जो अदालतें जो हैं वो वैवाहिक रिश्तों के जो मुकदमे उनके बोझ से दबी हुई हैं। तो जो विघटन है परिवार में क्या वजह है? क्योंकि हमारा आर्थिक स्तर भी बढ़ा है, सुविधाएँ भी बढ़ी हैं, लेकिन उसके बावजूद वो संतोष वो भाव नहीं है, रिश्ते क्यों दरक रहे हैं? मैं इतना ही समझता हूँ कि इस रिश्तों का मूल जो आधार है वो विश्वास होता है और विश्वास परिवार में समय देने से बनता है। आज समय की कमी रह हो गई है और जब कभी समय मिलता भी है तो मैं देखता हूँ, एक परिवार में जाता हूँ तो परिवार के यदि 4 लोग हैं तो चारों के पास अपना एक मोबाइल है, चारों के पास अपना अलग-अलग कमरा है, चारों के पास अपने-अपने टीवी सेट्स हैं, तो लोग आपस में बैठते ही नहीं हैं। यदि एक कमरे में गलती से बैठ भी जाएँ तो अपने-अपने फ़ोन पे ही लगे रहते हैं, तो कहीं संवादहीनता, वो विश्वास कम होने का एक बड़ा कारण बनी है और विश्वास दरकते से और ये संबंधों में दरार आनी आरंभ हुई है और इसमें बड़ा कारण मैं ये मानता हूँ कि फैमिली जो है, हमारा जो मूल वो था, आधार था, वो कुटुंब, वो कहीं न कहीं डिस्टर्ब हुआ है। जो जॉइंट फैमिली क टूटी है उसका भी एक बड़ा प्रभाव हुआ है। मुझे लगता है आने वाले समय एक में एक बहुत बड़ी चुनौती जो हमारे समाज में है, पहले गुरुकुलों में ब्रह्मचर्य की बात हुआ करती थी, एक बड़ा गंभीर और अनुशासित विषय हुआ करता था। पिछले दिनों वो अनुशासन पारिवारिक स्तर पर भी टूटा है और सामाजिक स्तर पर भी टूटा है। स्कूलों में, कॉलेजों में भी वो भाव खत्म हुआ है। अब इसको इंटरनेट संस्कृति की देन कहें या पश्चिम का अंधानुकरण, हमारे समाज में यौन हिंसा का बड़ा विस्फोट है और बहुत बड़े-बड़े अपराधों में ये कहा भी जाता है कि उन्होंने इंटरनेट पे देखा, उसके बाद ये किया। तो इस प्रवृत्ति से समाज को कौन जो है उबारेगा और क्या होना चाहिए? कैसे अभिभावक अपने बच्चों को इस क्योंकि वो बहुत कम उम्र में बच्चे परिपक्व हो रहे हैं और वो कानून बड़े कठोर हों, लेकिन अगर वो नादानी में कर जाते हैं तो उनका जीवन भी उसमें खतरे में पड़ता है। मैं तो इस आपसे इस पूर्णतः सहमत हूँ और ये निश्चित रूप से कहना चाहूँगा कि महर्षि पतंजलि कहते हैं, अथ योग अनुशासनम, योग अनुशासन सिखाता है, योग संयम सिखाता है और संयम ही जीवन का मूल तत्व है। आपने जिन सारी बातों की बात कही, चाहे वो यौन हिंसा की बात हो, चाहे आपराधिक गतिविधियों की बात हो, चाहे यौवन में बिगड़ने की बात हो, इंटरनेट के माध्यम से बिगड़ने की बात हो, मूलतः कहीं न कहीं कमी जो आई है वो आई है कि हम आपस में परिवार में समय नहीं दे पा रहे हैं। दूसरा, हम एकाग्रचित्त नहीं हैं और हमारे पास कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं है कि हम कोई उस जीवन में इस डिसिप्लिन को लेके आ पाएँ। क्योंकि आज जैसे पहले स्कूलों में पीटीआई एक डिसिप्लिन रखा करता था, आज वो सुबह की प्रेयर ही नहीं होती। स्कूलों में प्रेयर ही नहीं हो रही है, जब हम मौलिक जो मूल बातें हैं उनका हम अनुसरण ही नहीं करवा रहे और लोगों को मर्यादित जीवन जीने के लिए नैतिक शिक्षा ही नहीं दे पा रहे, तो बच्चे संस्कार कहाँ से लेंगे? और पहले मैंने फिर कहा कि ये संस्कारों की, संयम की भूमि, अनुशासन की भूमि योग है। जैसे ही योग में हम प्रवेश करेंगे, बच्चों के जीवन में नैतिकता आएगी, संयम आएगा, सदाचार आएगा। इसलिए हमने हरियाणा में प्रयास किया है कि शिक्षा के साथ-साथ बच्चों के जीवन में ये सदाचार योग के माध्यम से आगे बढ़े। अच्छा, देश में भी और हरियाणा में भी आसनों की प्रतियोगिताएँ लगातार आयोजित की जा रही हैं। लेकिन जो पतंजलि का दर्शन है वो इन प्रतियोगिताओं के संदर्भ में मौन है। तो कहीं न कहीं जब पतंजलि कहते हैं कि स्थिर सुखम आसनम, जो स्थिरता है वो योग से आनी चाहिए। लेकिन जब हम प्रतियोगिता कराते हैं तो उसमें प्रतिस्पर्धा का भाव आता है, जीतने का भाव है, हारने का भाव है, हताशा का भाव है। तो क्या ये योग की मूल धारणा के अनुरूप हैं ये प्रतियोगिताएँ? देखिए, जहाँ हम बात करते हैं, ये प्रतिस्पर्धा नहीं, आत्मस्पर्धा है। मूलतः योग की, योगासन की जो प्रतियोगिता है, ये आत्मस्पर्धा की प्रतियोगिता है। जहाँ व्यक्ति आगे बढ़ने की कोशिश करता है, वो किसकी प्रतियोगिता में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है? वो आसन में सिद्ध होने की प्रतियोगिता है। आसन सिद्ध हम किसे कह रहे हैं कि व्यक्ति या तो उसका होल्डिंग टाइम ज़्यादा होगा या उसका पोस्चर वो परफेक्ट होगा। तीसरा, उसके फेस का प्रभाव कैसा है, वो कितना उसका चेहरा खिला हुआ है या नहीं,
या दयनीय चेहरे में वो अपना एक आसन कर रहा है। तो मुझे लगता है कि आसन तो प्रवेश स्थली है हमारे अंतरंग योग का, तो आसन तक हमारा ये बहिरंग योग है। बहिरंग योग से अंतरंग योग की यात्रा सिद्ध आसन से ही हो पाएगी, और इसके लिए हठ योग के हमारे ऋषियों ने बहुत उच्च स्तर पर, स्वामी आत्माराम जी ने इस पर बहुत अच्छे से कहा है कि आसनों से आगे की यात्रा आरंभ होगी। जी, जी। सर, योग जो विश्व योग दिवस हम लोग मना रहे हैं, पूरी दुनिया में इसका प्रभाव फैला है। लेकिन जो योग के अष्टांग योग के जो सिद्धांत हैं, यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ये वो समाज, जो विदेशी समाज है, ये भारतीय समाज भी उनसे वंचित है। और जब वो यम नियम से नहीं गुजरता है तो फिर वो सोच और वो उसके लाभ जो हैं प्रभावित होते हैं। इस बारे में आप क्या कहेंगे? ये भी हमें प्रचारित होना चाहिए इसमें? अष्टांग योग महर्षि पतंजलि द्वारा प्रतिपादित एक पूरी श्रृंखला है जिसके माध्यम से आदमी आगे बढ़ता है। यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो योग अथ योग समाधि, महर्षि व्यास ने जब अपने टीका की इसके ऊपर पतंजलि योग दर्शन पे, तो उन्होंने बहुत स्पष्ट एक उक्ति कहा कि योगः समाधि, परंतु उसकी यात्रा आरंभ यम और नियम से ही होगी। और यम का तो पहला ही तत्व है अहिंसा, सत्य, और वो लोगों की जानकारी में नहीं है। नॉन वायलेंस लोग समझते हैं केवल लाठी या तलवार चाकू ना चलाना ही नॉन वायलेंस है। मन से भी किसी का मन ना दुखे किसी का, ये भी वायलेंस की श्रेणी में आता है कि नॉन वायलेंस इसे कहते हैं। परंतु इसको सिखाने के लिए समय लगेगा, और वैसी दिनचर्या, वैसा दिनचर्या, वैसे गुरु का गुरु तत्व, तो ऐसे गुरुजन मिलना ही बहुत कठिन है, और ऐसे गुरुजनों के माध्यम से ही ये योग आगे बढ़ेगा। तो मुझे लगता है कि आज वर्तमान कालखंड में जो गुरुकुलों से प्रतिपादित शिक्षित हमारे आचार्यगण हैं, वो इस शिक्षा को अंतिम व्यक्ति तक बहुत अच्छे से कर पा रहे हैं। और उसमें श्रद्धेय स्वामी जी, आचार्य भारत भूषण जी, ऐसे बहुत से, श्री जी और श्री जग्गी वासुदेव जी, ऐसे कुछ ऐसे नाम हैं जो आज भी उस परंपरा को विदेश के लोगों तक पहुंचाने में और सही मायने में उनको उस जीवन में जीने ढालने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। ये एक थोड़ा विरोधाभास नज़र आता है कि तमाम जो योग गुरु हैं उनकी जो चाहे अयंगर जी से लेकर के जग्गी जी तक और रामदेव जी तक, कुछ आसनों में एकरूपता का अभाव है। थोड़ा-सा जो हठ प्रदीप में जिनका ज़िक्र है या घैरण्य संहिता में ज़िक्र जिन चीज़ों का है, तो कुछ लोगों ने अपने तरह से कुछ आसनों को नाम दिए हैं। तो क्या राष्ट्रीय आप क्योंकि पाठ्यक्रम से भी जुड़े हुए हैं, जो भारत सरकार के जो निर्धारण समिति है, क्या इसमें पूरे देश के लिए ये एकरूपता आनी चाहिए? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कुछ ऐसी आसन हैं जो क्लासिकल आसन हैं, जो हठ योग में दिए गए हुए हैं। एक जगह 32 और एक जगह 56, टोटल ऐसे इस प्रकार यदि हम कहें तो 15 से 32 आसनों की तो एक श्रृंखला हमारी हठ योग में दिखाई देती है। परंतु उसके बाद जितने जीव जंतु हैं उसको लेकर उतने ही आसन हैं, ऐसा कथन आता है। तो लोग कई तो ऐसे हमारे पास रेफरेंसेस हैं शिव पुराण के कि 84 करोड़ हमारी योनियां हैं और उतने ही आसन हैं। तो आसनों की बड़ी कल्पना है साहब, और थोड़ी विविधता रहनी भी चाहिए। और योग हमें स्वतंत्रता देता है अपने आत्म अनुकूल, व्यक्ति के अनुकूल उसको धारने का भी, और जो मूल तत्व है वो एक रहना चाहिए। मैं इससे सहमत हूँ, और मूल तत्व लगभग लगभग एक है। फिर भी थोड़ी बहुत ही आंशिक स्वतंत्रता के साथ सब लोग आगे बढ़ रहे हैं, वो इतना होना ही चाहिए। सर, समय बदला है, योग का बाजार बहुत बड़ा हुआ है, बहुत से लोग इसमें शुद्ध कारोबार भी कर रहे हैं उसको लेकर के। मेरा मानना ये है कि जब योगियों ने मृगशालाओं में योग रचा, उन्होंने उसको अनुभव बटोरे, आज योग गुरु BMW में भी हैं, तो दोनों स्थितियों में कितना अंतर आप महसूस करते हैं? क्या योग का जो सार तत्व है, जो उसकी सात्विकता है, वो कहीं प्रभावित होती है? देखिए, पहले जहाँ कहा जाता था कि वही व्यक्ति सिद्ध है या वही अच्छा बड़ा योगी है जो बहुत एक गरीब सा एक कोई कुटिया सी बना कर रह रहा है, जिसके पास अपने 4 गुरुकुल में पढ़ने वाले व्यक्तियों के भोजन की सुविधा भी नहीं है। आज समय बदला है, अर्थ से परमार्थ की यात्रा आरंभ हुई है। परंतु मैं भी देखता हूँ कि जब पूरी देश से, दुनिया से जब लोग आते हैं आश्रमों में, उन आश्रमों में रहने के लिए एक वो क्वालिटी भी चाहते हैं, वैसी वो सुविधाएं भी चाहते हैं, और वैसी वो स्वच्छता भी चाहते हैं, और वो बिना एक स्तर पर आए बनती नहीं तो हम लोग निगलेक्ट करके चले जाते हैं। वो जमाने चले गए जहाँ आप गुफाओं में, कंदराओं में योग रहा करता था, और वहाँ योग के मृग छाया में लोग आगे बढ़ा करते थे। मुझे लगता है कि भगवान बुद्ध से चली वो यात्रा, वो बहुत कठिन तपस्या की यात्रा है, अध्यात्म की आंतरिक यात्रा है,
और उसमें आने के लिए प्राथमिक रूप से लोगों को योग का टेस्ट करवाना भी आवश्यक है। तो ये जो चल रही है प्रक्रिया बहुत ज़्यादा व्यावसायीकरण इसका जो हो गया है वो उसमें भी मैं सहमत नहीं हूँ। परंतु एक पक्ष इतना तो मैं सहमत हूँ कि कुछ आर्थिक यश लेकर या आर्थिक सहयोग लेकर एक बेसिक नेसेसिटीज़ तो हमें देनी ही पड़ेंगी और उसके लिए हमें प्रयास करना ही चाहिए। पिछले दिनों भारतीय समाज में मोटापा तो एक बहुत बड़ा रोग पनपाई है, उसे कहा जाता है कि वो रोगों की माँ है। लेकिन सबसे ज़्यादा समस्या जो क्योंकि कार्य परिस्थितियाँ बदली हैं, ऑफिसों की स्थितियाँ अलग हैं, मनोकायिक रोग बढ़े हैं, तो इसमें एक तो हाइपरटेंशन का बहुत बड़ी समस्या है। तो हाइपरटेंशन में कौन-कौन से आसन जो है महत्वपूर्ण हैं जिससे कि हम अपने रक्तचाप को जो है नियंत्रित कर सकें? हाइपरटेंशन में तो मतलब आसन से ज़्यादा प्रभावी तो प्राणायाम रहेंगे, क्योंकि उच्च रक्तचाप की आप बात करें तो उसमें अनुलोम विलोम प्राणायाम, एक तो ये, और इसमें दूसरा नाड़ी शोधन प्राणायाम जिसमें होल्ड करके करते हैं, और तीसरा इसमें हम यदि बात करें तो सूर्य भेदी और चंद्रभेदी जो प्राणायाम है इसका भी एक संतुलन हम रख के चंद्रभेदी प्राणायाम के साथ हम आगे बढ़ सकते हैं कि बाएं ओर से लिया और दाईं ओर से छोड़ा, बाईं ओर से लिया दाईं ओर से छोड़ा, अल्टरनेट नहीं किया। गर्मियों में चंद्रभेदी करेंगे, इड़ा जैसे इड़ा नहीं ज़्यादा बीपी बढ़ गया, हाँ। उसमें शीतली बहुत कर सकते हैं। शीतली शीतकारी ये जो प्राणायाम है ये भी अत्यंत इफेक्टिव है। हाँ, कहते हैं कि जो ये शीतली और शीतकारी हैं हमारे शरीर को ये अंदर एसी वाली ठंड हाँ कर हाँ, देते आप हैं। देख लीजिए दांत हाँ, बंद करके हाँ, एक जीवा को ट्यूबनुमा बनाकर आप लीजिए श्वास को अंदर, हाँ। आप देखेंगे एकदम ठंडक बढ़ और जाएगी। सांस को नाक से निकालना है, नाक से कुछ देर करिए, रोकना है, आप और मैं प्रयास करते हैं। हाँ, तो तत्काल आपको बीपी डाउन बीपी डाउन हो जाता है। पानी ज़्यादा पिएं, जिनको बीपी की ज़्यादा समस्या है, हाई बीपी की समस्या है, तो पानी ज़्यादा पिएं और समय समय पर बाथरूम जाएं। कुछ लोग क्या है कि वो फ्रेश होने भी नहीं जाते बीच में, कुछ ऐसे दबाव में रहते हैं कि कार्य क्षेत्र का ऐसा दबाव रहता है कि जी फ्रेश होने, पूरे दिन में फ्रेश होने नहीं जा पाया जी, ये स्थिति भी आती है। कि जो उच्च रक्तचाप में खान पान में क्या चीजें हैं जो उसको बढ़ाती हैं, जो कम करती हैं, उनके बारे में बताइए। क्या उच्च रक्तचाप में मैं यदि मोटे तौर पे देखूं तो नमक की, कई बार लोग नमक मिर्च बहुत ज़्यादा खाते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। और घी लेना भी एक बहुत बड़ा कारण है। कई लोग उनको जेनेटिक रहता है, वो सामान्य भी रहें तब भी उनका एक बीपी का लेवल बहुत ज़्यादा रहेगा, तो उनके लिए तो विशेष रूप से कहीं कुछ औषधि की भी आवश्यकता रह सकती है। परंतु सामान्य व्यक्ति के लिए हम जो देखें, समुद्री नमक है उसका विकल्प क्या, जो आपका सेंधा नमक या जो अन्य कोई नमक हो सकता है, क्या हो सकता नहीं उससे कुछ थोड़ा बहुत लाभ रहता है, बहुत अधिक मैं उसका नहीं मानता, परंतु थोड़ा परिवर्तन करने से थोड़ा बहुत तो लाभ रहेगा। परंतु आहार में एक विस्तृत मतलब आहार में परिवर्तन अत्यंत महत्वपूर्ण है। उसमें आपको तत्काल प्रभाव से नमक और मिर्च को कम कर देना चाहिए, और घी की मात्रा को कम कर देना चाहिए, और आहार रात को लेने से मतलब सोने से कम 2 या 3 घंटे पहले ले लेना चाहिए। इसी तरह डायबिटीज को कहते हैं, हम भारतीय जो है जेनेटिक प्रोन है उसको डायबिटिक को लेके, और दिल्ली भारत को कहते हैं कि वो बहुत जल्दी कैपिटल है मधुमेह की। तो मधुमेह के लिए जीवन में खान पान क्या हो, कौन से आसन उसमें उपयोगी हैं, कौन से प्राणायाम उपयोगी हैं, हमारे दैनिक ट्रिब्यून के जो दर्शक हैं उनके लिए आप थोड़ा जरूर बताएं। दैनिक ट्रिब्यून के साथियों को मैं कहना चाहूँगा कि आज मधुमेह के लगातार रोगी बढ़ रहे हैं, और 3 प्रकार का मधुमेह आजकल दिखाई देता है कि एक तो बच्चों में टाइप 1 डायबिटीज़ हो जाता है, 40-45 वर्ष के साथ-साथ जो आहारजन्य और लाइफस्टाइल डिजीज़ के रूप में हम जिसे मानते हैं वो टाइप 2 डायबिटीज़ है, और तीसरा जो महिलाओं को प्रेगनेंसी के दौरान हो जाता है, एक वो डायबिटीज़ रहता है। तो आज हम बात करते हैं यदि कि आहारजन्य या लाइफस्टाइल डिजीज़ के रूप में जिसको हम मानते हैं वो रिवर्स भी हो जाता है, उसे हम टाइप 2 डायबिटीज़ कहते हैं। और हम उसमें इतना ही कहना चाहेंगे कि आप यदि मंडूकासन करते हैं, वक्रासन करते हैं, उत्तान पादासन करते हैं और चक्रासन यदि कर लें, यदि आप सेतुबंध आसन कर लें, तो मुझे लगता है कि आप इस रोग को जीत सकते हैं और डायबिटीज़ को रिवर्स भी कर सकते हैं। पश्चिम उत्तानासन भी इसमें उपयोगी, पश्चिम उत्तानासन भी इसमें उपयोगी हो सकता है, परंतु मूलतः यद्यपि वो हम उसको कमर के लिए इस्तेमाल करते हैं, कमर रोगों के लिए इस्तेमाल करते हैं। गौमुख आसन भी प्रभावी है इसमें? नहीं, गोमुख आसन भी प्रभावी हो सकता है, वो मंडूकासन का ही एक श्रेणी है, तो मंडूकासन इसमें अत्यंत प्रभावी है। इसमें हम यदि बात करें तो सेतुबंध आसन और उत्तान पादासन, जिसे
आपका जो एरिया है, कोर एरिया जो है, उसका आपके पेनक्रियास के ऊपर इफेक्ट आना चाहिए। और उसमें मंडूकासन संख्या 1, 2, 3 तीनों को हम ले लेते हैं। और हमने देखा कि इसमें आहार की बहुत महत्ता है। आप उसमें मीठे को कम करिए। और आजकल इंटरमिटेंट फास्टिंग की चर्चा है कि 16 घंटे आप कुछ नहीं खाएं, इसके ऊपर प्रयास कर सकते हैं। और यदि आप खाएं तो फिर आप मिला जुला खाना खाएं। इसमें आपने आहार को परिवर्तन करें तो इसमें मिलेट्स का उपयोग ज़्यादा करें, बाजरा और ज्वार का प्रयोग करना शुरू करें, मकई का प्रयोग करना शुरू करें, चावल कम कर दें। हम इसमें 3 वाइट तत्वों को रोकने की बात करते हैं, जिसमें चावल है, मैदा है और नमक है, तो चीनी है। तो ये 3 तत्वों पर विशेष ध्यान रहता है। तो मुझे लगता है यदि हम थोड़ा-थोड़ा आहार का परिवर्तन कर लें, और ये एक लाइफ़स्टाइल डिज़ीज़ इसलिए है कि लेस एक्टिविटी के होते हुए ये बढ़ती है। इसको राजाओं की डिज़ीज़ के रूप में माना जाता है। तो लोग आजकल चलना फिरना कम कर दिया। तो आप सैर करें, भोजन करने के बाद अपनी जो कैलोरी बर्न कहते हैं जो करें। एंग्जाइटी में रहने वाले लोग हैं उनको भी डायबिटीज होने की ज़्यादा संभावना है। जी, क्या है कि हम जब बात करते हैं, क्योंकि स्ट्रेस रिलेटेड जो हमारे हार्मोन्स हैं, वो हमारे स्ट्रेस के जो हार्मोन्स हैं वो हमारे अंदर के सिक्रीशंस को, हमारे लेवल को, हार्मोन के जो पेनक्रियास का लेवल है, इंसुलिन का लेवल है, उसको रोकते हैं, और फिर उसके कारण ये ब्लड शुगर का लेवल बढ़ जाता है। तो मुझे लगता है कि इसके लिए मेडिटेशन करना चाहिए, अनुलोम विलोम प्राणायाम करना चाहिए, भ्रामरी उद्गीत करना चाहिए। परंतु मैं कपालभाति अवश्य करने के लिए कहूँगा। कपालभाति हमारी इंटरनल ऑर्गन्स को, विशेषतः पेनक्रियास को। कपालभाति से जुड़े 2 प्रश्न मेरे हैं। पहली बात तो ये कि जिनको उच्च रक्तचाप है वो लोग कपालभाति कर सकते हैं। दूसरी बात इसको लेके थोड़ा कुछ ग्रहण संहिता वगैरह में कुछ जिक्र है इस बात का। कुछ लोग इसको षटकर्म की क्रिया बताते हैं, कुछ लोग इसको प्राणायाम बताते हैं। तो आप क्या मानते हैं, ये प्राणायाम है या षटकर्म की क्रिया है? जैसे मेरे घर का नाम दीपक है और बाहर मुझे जयदीप आर्य कहते हैं, व्यक्ति मैं एक ही हूँ। ऐसे कपालभाति भी एक क्रिया भी है और प्राणायाम भी है। ये निश्चित रूप से षटक्रिया का भी एक पार्ट है। जैसे गृहण संहिता में इसको षटक्रिया के रूप में लिया जाता है, तो हम उसमें भी इसको लेते हैं, और प्राणायाम के रूप में भी श्रद्धेय स्वामी जी महाराज भी, आर्ट ऑफ लिविंग भी, बिहार स्कूल ऑफ मुंगेर भी, योग भी मुंगेर के, वो भी इसको प्राणायाम के रूप में लेते हैं। तो प्राणायाम तो मोटे तौर पर यही है कि प्राण में तो श्वास प्रश्वास गति विच्छेदाहिति प्राणायाम। तो प्राण की गति को विच्छेद करने की प्रक्रिया को प्राणायाम कहते हैं। इस दृष्टिकोण से ये प्राणायाम भी है। जो मुंगेर का योग विश्वविद्यालय है वहाँ से योग का बहुत महत्वपूर्ण और प्रमाणिक साहित्य निकला है। क्या आपके यहाँ से भी कुछ इस तरह के प्रयास हो रहे हैं कि जो प्रमाणिक साहित्य योग से जुड़ा हुआ है? आप पतंजलि की बात करें तो पतंजलि से तो बहुत प्रमाणिक साहित्य, डॉक्यूमेंटेशन और एविडेंस बेस्ड, रिसर्च बेस्ड निकला है। और हम हरियाणा योग आयोग की बात करें तो हरियाणा योग आयोग में भी हमने 3 रिसर्च पेपर्स पब्लिश कर लिए हैं, जिसमें ये पाया गया है कि योग प्राणायाम करने वाले व्यक्ति को हृदय रोग के जो रोगी हैं उसमें अत्यंत लाभकारी है। विद्यार्थियों के लिए योग बहुत लाभकारी है, उनकी स्मृति जो मेमोरी है उसको बढ़ाने का काम करता है। और तीसरा कि जो मेंटल हेल्थ है उसमें भी ध्यान प्राणायाम अत्यंत लाभकारी। ये 3 रिसर्च हरियाणा योग आयोग ने भी एक समय इस समय डराने वाली बीमारी कैंसर है और बहुत ही घातकता है। एक रिसर्च भी आई थी कि बहुत बड़ी संख्या में लोग जो है गरीबी की दलदल में चले जाते हैं कॉस्टली ट्रीटमेंट होने की वजह से। हालांकि सरकार ने काफ़ी कोशिशें की हैं। तो एक आम आदमी को, क्योंकि खाना हमारा बहुत प्रदूषित है, इस समय बहुत मिलावट है और बाजार में जो मुनाफा की प्रवृत्ति है वो उसको घातक करती है। दूध मिलावटी, इस तरह की चीज़ें आ रही हैं। खान पान क्या हो आदमी का कि वो कैंसर से बचे, और अगर कैंसर हो जाए तो वो बचाव के लिए क्या आसन होने चाहिए, क्या प्राणायाम होना चाहिए, क्या उसका जीवनचर्या होनी चाहिए, इसके बारे में? योग ये मानता है कि व्यक्ति के जीवन में आमूलचूल परिवर्तन होता है, वो अन्न से होता है। तो एक तो अन्न हम अपना ठीक रखें, कोशिश करें कि हम अन्न प्रदूषित ना हों और अन्न समय पे करें। सबसे पहला आवश्यक चीज़ है वो काल भोजनम, समय के अनुसार भोजन करना। और दूसरा पानी लगातार ज़्यादा पीना। तीसरा हम उसमें कहना चाहेंगे कि दिनचर्या का पालन करना। चौथा प्राणायाम, ध्यान, इस पर विशेष बल देना। और पांचवी बात मैं कहूँगा वह है निद्रा, कि लोगों में समय पर नींद ना सोना, असमय सोने से भी पूरा का उसका बायोलॉजिकल जो उसकी वॉच है, क्लॉक है, वो पूरी डिस्टर्ब हो जाती है और उस कारण व्यक्ति की इम्यूनिटी कम होती है और वो कैंसर की शिकार जड़ में आ जाता है। तो अपनी इम्यूनिटी बना के रखिए। और योग, यदि आप कहीं ना कहीं गिरफ्त में आ चुके हैं तो फिर मैं सिद्धू जी को कोट करूँगा, नवजोत सिद्धू जी को कहा। और आज श्रद्धेय स्वामी जी महाराज पतंजलि में मैं देखता हूँ, हरियाणा में बहुत से बच्चों, अपने महिलाओं को भी देखा हमने, उन्होंने दिनचर्या को परिवर्तित किया, प्राणायाम को जीवन का मूल अंग बनाया, आहार विहार को ठीक किया, विचारों को ठीक किया और
टेंशन और डिप्रेशन से बाहर निकले और उन्होंने कैंसर पर भी विजय प्राप्त की जैसे है। कार्य संस्कृति बदली है, जैसे खासकर अखबारों में लोग देर तक काम करते हैं, और भी कॉल सेंटर्स है, आईटी में है, और अक्सर कहा जाता है कि 10 घंटे काम करें, 12 घंटे काम करें। वो उस तरह का शरीर है नहीं, तो वो विषम परिस्थितियों में काम करते हैं, दबाव भी है, लेट जाना भी होता है, तो वो कैसे सामंजस्य करें इसको कि वो स्वस्थ रहें? उनसे उनसे मेरा एक ही निवेदन है कि अपना भोजन समय पे अवश्य कर लें, और यदि उनका नींद का कालचक्र टूट गया है तो ध्यान अवश्य करें, योग निद्रा सीख लें। कभी आप हरियाणा योग आएँ, योग आयोग में आएँ, पंचकुला हमारा कार्यालय है, तो वहाँ आपको हम योग निद्रा सिखाते हैं, ध्यान सिखाते हैं, और उससे काफ़ी आपको इम्प्रूवमेंट मिलेगी, आपका मेंटल हेल्थ ठीक होगी। योग निद्रा की काफ़ी चर्चा होती है। हमारे दर्शकों को आप ये बताइए, एक आम आदमी योग निद्रा का, उसके बारे में कहा जाता है कि हम 10 मिनट में या 15 मिनट में 1 घंटे की नींद ले सकते हैं। जी, तो जी। वो योग निद्रा, ताकि आदमी माननीय प्रधानमंत्री जी भी इस प्रक्रिया से निकलते हैं, मुझे इसकी वो जानकारी है। काफ़ी कम सोते हैं लोग। जी, और वो प्रधान 2 या 4 घंटे ही सो पाते हैं। हाँ, तो हाँ। मुझे लगता है बाकी लोगों से तो ज़्यादा उनके ऊपर स्ट्रेस भी है और उनका बायोलॉजिकल क्लॉक भी डिस्टर्ब है। उसके बावजूद वो मेडिटेशन के माध्यम से और योग निद्रा से इस नींद को पूरा करते हैं, और इसकी बहुत सामान्य टेक्निक है, इसको गाइडेड मेडिटेशन कहा जाता है। मुझे लगता है कि आप अपने आसपास की योग कक्षाओं के माध्यम से आराम से सीख सकते हैं। मैं आखिरी प्रश्न बस आपसे मेरा यही है। पिछले दिनों चंडीगढ़ में चर्चा हुई कि हॉट योगा सेंटर खुला है, कहीं बीयर योगा खुल रहा है, कहीं ये शो खुल रहा है, तो इसको आप किस दृष्टि से देखते हैं? मैं इसे भारत की संस्कृति का अपसंस्कृतिकरण देखता हूँ। ये योग के नाम पर जो बाजारों चल रहा है, ये अत्यंत घातक है और मैं इसका विरोध करना चाहता हूँ। आपको राजस्थान सरकार से सम्मान मिला, हरियाणा के राज्यपाल ने आपको नेत्रदान अभियान के लिए सम्मान दिया था, आपको हरियाणा गौरव पुरस्कार मिला हुआ है, आपको पंजाब सरकार ने योग रत्न पुरस्कार दिया है। इस स्थिति में आकर के आप योग आयोग के चेयरमैन हैं, अपनी योग की उपलब्धियों को किस तरह देखते हैं? अभी पिछले दिनों ही पंजाब सरकार ने, पंजाब के राज्यपाल माननीय हमारे, उन्होंने हमें योग रत्न के पुरस्कार से सम्मानित किया, आदरणीय गुलाब चंद कटारिया जी ने। मूलतः भाव यही है कि हम समाज की ओर सेवा कर पाएँ। जब जब ये इस प्रकार का प्रोत्साहन मिलता है तो संकल्प और दृढ़ होता है कि हमें और समाज और राष्ट्र की सेवा करनी है। आप दैनिक ट्रिब्यून के यूट्यूब चैनल संवाद मंथन में आए, आपका बहुत बहुत आभार, और उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में फिर कभी आपसे मुलाकात हो पाएगी। ये विषय बहुत विस्तृत है, बहुत कुछ कहना बाकी है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अरुण जी, आदरणीय कौशल जी को भी धन्यवाद, और आपके माध्यम से ट्रिब्यून के सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम।